हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हम अपना कर रहे थे चैप्टर कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। क्या था? असेसरी सेक्स ऑर्गन, प्लस हमने पढ़ा असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। करें स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि जेनेसिस का मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, और स्पर्मेटो मीनिंग स्पर्म। तो मतलब स्पर्म की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। हमें पता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन कहां से होएगी। टेस्टिस में क्या पढ़े हैं, इन दी टेस्टिस immature germ cell या स्पर्मेटोगोनिया, और सिंगुलर में क्या आ जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम, प्रोड्यूस sperm from the process of spermatogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 हमें क्या मिल रहे थे, लोब्यूल्स मिल रहे थे। इन 250 लोब्यूल्स के अंदर हमें क्या मिल रही थी, 1 से लेकर क्या मिल रही थी, 3 सेमिनिफेरेंस टिब्यूल्स मिल रही थी। अगर इस सेमिनिफेरेंस टिब्यूल्स को देखें तो इसके अंदर हमें 2 टाइप्स की क्या मिल रही थी, सेल्स मिल रही थी। फर्स्ट इज जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल। और बाहर पड़ी हुई जो सेल्स थी इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसे हमने क्या बोल दिया था, लेडिंग सेल। उसे क्या बोल दिया था, लेडिंग सेल। तो ये वही जर्म सेल है। तो टेस्टिस के अंदर इमैच्योर, टेस्टिस के अंदर इन टेस्टिस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरेंस टिब्यूल्स के अंदर क्या पड़ी है, इमैच्योर जर्म सेल। इन द टेस्टिस सेमिनिफेरेंस टिब्यूल्स इमैच्योर जर्म सेल पड़ी है, जिनको हमने प्लूरल क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनिया, और सिंगुलर में हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनियम। प्रोड्यूस स्पर्म फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इस इमैच्योर जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके अंदर जो इमैच्योर germ cell and we can say spermatogonia और spermatogonium सिंगुलर। इनमें एक डिवीजन होगा, वो डिवीजन होगा कौन सा, और ये कैसी होंगी, 2n। और इनके अंदर कैसा डिवीजन होएगा, माइटोसिस डिवीजन। जैसे ही इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा तो इनकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कुछ जो नंबरिंग के बाद इंक्रीज होकर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनाएंगे, कुछ सेल्स इसकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन्होंने क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। डन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी हो जाएगी, 2n, क्योंकि यहाँ पर कैसा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन है।
इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब क्या मिलेगा, मियोसिस। कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस। तो इसके जैसे क्या बन जाएंगी, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, यानी कि हमें क्या मिल जाएंगी, टू इक्वल क्या मिल जाएंगी, हैप्लॉइड सेल, जिसे हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ है, तो क्या मिल गई हमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गई। अगेन अब इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, मियोसिस सेकंड। क्या हुआ, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद हमें क्या मिली, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिन्हें हमने 4 इक्वल हमें क्या मिल गई, हैप्लॉइड सेल। इन हैप्लॉइड सेल को हमने क्या नाम दे दिया, इस हैप्लॉइड सेल को हमने क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटिड। इसे हमने क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटिड। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। फर्स्ट देखो, जर्म सेल थी, जर्म सेल के अंदर कैसा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो कुछ सेल किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा मिलेगा आपको, डिप्लॉइड मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, देन फर्स्ट मियोसिस डन इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन divided into 2 equal haploid cell, that is called secondary spermatocyte. And then next meiosis second, then secondary spermatocyte divided into 4 equal haploid cell, which is known as the spermatid. Done. Then after spermatid क्या होगा, द स्पर्मेटिड नाउ कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, स्पर्म में, दैट इज हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड नाउ कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द spermiogenesis. This process is known as the spermiogenesis. तो हम क्या कह सकते हैं, what is spermiogenesis? What is spermiogenesis? Spermatid change into the haploid sperm. This process is called स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्पर्मेटिड थे, स्पर्मेटिड चेंज इनटू द स्पर्म, चेंज इनटू द स्पर्म थ्रू द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। डन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म, द स्पर्म। अब जब ये स्पर्म बन गए, द स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल। अब यहाँ पर ये जो स्पर्म बने हैं, वो उसका जो हेड होगा, उसका हेड किसके अंदर एम्बेडेड होगा, अब सर्टोली सेल में। स्पर्म हेड इज embedded into the Sertoli cell. Now,
sperm head is embedded into the Sertoli cell. Now sperm is released from the seminiferous tubules. This process is known as spermiation. ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? स्पर्मिएशन. क्या नाम दे दिया? स्पर्मिएशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. अब ये जो स्पर्म है, इसका जो हेड है वो कहाँ पर एम्बेडेड मिलेगा हमें? ये क्या मिल रही है? सर्टोली सेल मिल रही है. क्या मिल रही है? ये सर्टोली सेल. ये है सर्टोली सेल. हमें पता है सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं. तो अब स्पर्म क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. इस फ्री होने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? स्पर्मिएशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो फर्स्ट हमारे पास टर्म आई, फर्स्ट आई हमारे पास क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. कहाँ से फॉर्मेशन होगी स्पर्म की? सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स के जर्म सेल से. वहाँ से द सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स जर्म सेल्स change into the sperm. This process is known as the spermiogenesis. अब नेक्स्ट में हुआ क्या कि हमारे पास क्या मिल रहा है? इमेच्योर जर्म सेल थी, या फिर हमने इसको क्या बोल दिया? स्पर्मेटोगोनिया, और सिंगुलर में क्या बोल दिया? स्पर्मेटोगोनियम. इनके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस डिवीजन. माइटोसिस डिवीजन के बाद जो कुछ सेल्स थी दैट कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज डिप्लॉइड. अब इनमें क्या चलेगा? मियोसिस फर्स्ट. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हैप्लॉइड सेल. Then again meiosis second, 2 haploid cell change into the 4 equal haploid cell. This is known as the spermatid. Now spermatid change into the sperm. This process is called, when spermatid change into the sperm is called spermiogenesis. Sperm में change होना, that is spermiogenesis. Next, नाउ जो स्पर्म का जो हेड है वो किस में एम्बेडेड हो जाएगा? सर्टोली सेल में. उसके हेड को बाहर निकलना और रिलीज होने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? स्पर्मिएशन. क्या नाम दे दिया हमने? स्पर्मिएशन. तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, डिफरेंट 3 टर्म्स आई. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन. तो हमारे पास 3 टर्म्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. तो हम देखते हैं कि इन थर्ड तीनों टर्म्स का डेफिनेशन हमारे पास क्या आई है. फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इमेच्योर, सीधा लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जर्म सेल से डायरेक्ट क्या बन गया हमारे पास? स्पर्म. दैट इज हैप्लॉइड एंड दैट इज डिप्लॉइड. सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट टर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड convert into the sperm. So spermatid change into the
sperm. This is called spermiogenesis. And next term is spermiation. Sperm head release from the Sertoli cell, meaning Sertoli cell से क्या हुआ, रिलीज स्पर्म. दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो हमारे पास डिफरेंट 3 डेफिनेशंस आ गए जिसके बीच में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मीनिंग क्या चल रहा है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, देन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड चेंज इनटू द स्पर्म, एंड थर्ड इज स्पर्मिएशन मीनिंग स्पर्म क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द seminiferous tubules or sperm head released from the Sertoli cell. This is called spermiation. तो हमारा ये टर्म्स कंप्लीट हुई कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है इसको कौन कंट्रोल करेगा, हार्मोन कंट्रोल करेंगे. तो हम इसके सेकंड स्टेप में देखते हैं कि इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा. Spermatogenesis starts at the age of puberty. तो जब भी मेल के अंदर प्यूबर्टी आएगी, इट मीन्स 13 इयर्स की एज के अंदर जब प्यूबर्टी आएगी तब क्या प्रोसेस होएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तब क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस विच इज नोन एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जो क्या करेगा, किस पर कमांड करेगा, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड पर. उससे क्या रिलीज करवाएगा, हार्मोन्स रिलीज करवाएगा. तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा. उसके हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, GnRH मीनिंग गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया बच्चों, एक हार्मोन रिलीज करवाया जिसे हम क्या बोलेंगे, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. ये हार्मोन किस पर वर्क करेगा, किसको मैसेज देगा, हमारे पिट्यूटरी पार्ट को. किसको देगा, पिट्यूटरी को. हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या करेगा, ये अपना मैसेज भेजेगा कि भाई हार्मोन रिलीज करो. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें देख लें कि ये इसके किस पार्ट पर वर्क करवाएगा, एंटीरियर पार्ट पर, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट पर वर्क करवाएगा जिससे ये क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी. 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, LH एंड FSH. तो हम एक बार देखते हैं, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट वाला यानी कि इंटीरियर पार्ट एंड एक क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट. इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जो एंटीरियर पार्ट है उसे हम बोलेंगे क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस. और पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस.
फाइसिस। तो हमने कौन से पार्ट पर वर्क करवाया है? एंटीरियर पार्ट पर, पोस्टीरियर पार्ट पर वर्क नहीं करवाया। तो GnRH किस पर, किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को। और एंटीरियर पार्ट टू टाइप्स के क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट करेगा, LH और FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, luteinizing hormone, and FSH is follicular stimulating hormone। आया समझ में कि क्या चीज चल रही है इसमें? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज करवाया GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी पर। और पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन पर? एंटीरियर पर। और एंटीरियर पार्ट टू टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करेगा, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, L4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किस पर काम करेगा? लेडिंग सेल पर। किस पर काम करेगा? लेडिंग सेल पर। L4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH और FSH। LH से हम देखेंगे L4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L4 लेडिंग सेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर वर्क करेगा? लेडिंग सेल पर। और लेडिंग सेल से क्या करवाएगा? लेडिंग सेल से किसकी फॉर्मेशन करवाएगा? स्पर्म की। लेडिंग सेल से क्या करवाएगा? पहले एंड्रोजन को रिलीज करवाएगा, एंड्रोजन को रिलीज करवाएगा यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन किस में वर्क करेगा? क्या प्रोसेस करवाएगा? स्पर्म की फॉर्मेशन की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करवाएगा। वहीं पर ये जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पर वर्क करेगा? सर्टोली सेल पर। और सर्टोली सेल से ये क्या करवाएगा? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ये किस में वर्क करवाएगा? स्पर्मिएशन में। हेल्प इन द स्पर्मिएशन, सॉरी, हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। किस में हेल्प करवाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। किस में हेल्प करवाएगा? ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या करवा रहा है? हेल्प करवा रहा है। तो हमारे पास दो हार्मोन आ गए। एक हार्मोन आया हमारे पास, कौन सा? LH, एंड सेकेंड हार्मोन इज FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। L4 लेडिंग सेल किस पर काम करेगा? लेडिंग सेल पर। क्या सिक्रीट करवाएगा? एंड्रोजन। मेल के अंदर मेन हार्मोन कौन सा आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण किसकी फॉर्मेशन होएगी? स्पर्म की। सो किस में हेल्प करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। देन FSH आ गया, किस पर वर्क करेगा? सर्टोली सेल पर। ये सर्टोली सेल हेल्प करवाएंगी किस प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस में। किस में हेल्प करवाएंगी? स्पर्मियोजेनेसिस में। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? स्पर्मेटिड चेंज इनटू द स्पर्म। इस प्रोसेस में हेल्प करवाएगा कौन? FSH। तो ये हुआ हमारा हार्मोनल कंट्रोल, जिसमें हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुआ GnRH, जो वर्क करेगा किस पर? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पर। और टू हार्मोन रिलीज करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन हार्मोनों ने क्या काम किया? स्पर्म की फॉर्मेशन कर दी, टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पर FSH ने काम क्या किया? हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट।
हमने कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, प्लस कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आया क्या, स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो देखते हैं बच्चों के स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है। स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है। स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी, एनवलप बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्पर्म होता है उसके चारों तरफ किसका एनवलप मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका एनवलप मिलेगा, किसका एनवलप मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब देखते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा क्या, इसका हेड पार्ट, इसका नेक पार्ट, इसका मिडल पीस और टेल। क्या मिल जाएगी, टेल। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में ये चार पार्ट हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं हेड पार्ट में। ये जो हेड पार्ट है इसका, इसके हेड पार्ट में हमें क्या मिलेगा, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड क्या मिलेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा, किसमें, स्पर्म के हेड में। नेक पार्ट की बात करें, नेक पार्ट में हमें क्या मिलने वाले हैं, नेक पार्ट में मिलेंगे टू सेंट्रियोल। हमें पता है कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा, सेंट्रियोल हेल्प इन दी सेल डिवीजन। तो एक मिलेगा प्रोक्सिमल, दो मिल रहे हैं तो एक मिलेगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। एम फॉर मिडल पार्ट, एम फॉर क्या मिल रहा है हमें, मिडल पार्ट। इस मिडल पार्ट में क्या मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द टेल फॉर मूवमेंट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। किसको एनर्जी मिलेगी, टेल को एनर्जी मिलेगी, ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। और टेल के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, इस टेल के अंदर क्या होगा, मूवमेंट। टेल में क्या होगा, मूवमेंट। तो हमें पता लग गया जो स्पर्म है उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड है स्पर्म की स्ट्रक्चर, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड के अंदर क्या मिलेगा हमें, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। नेक के अंदर क्या मिलेंगे, 2 सेंट्रियोल मिलेंगे, फर्स्ट इज प्रोक्सिमल एंड सेकंड इज डिस्टल। In the middle part, M for middle part, M for mitochondria. Mitochondria provide energy to the tail for the movement. And next is tail part. Tail part क्या करेगा, movement show करेगा, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर। फिर हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल
न्यूक्लियस के पास क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। अब हम देखेंगे द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म, द हेड पार्ट ऑफ द sperm cover with the कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पर्म का हेड है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। क्या बोलेंगे इसे हम, एक्रोसोम। जो न्यूक्लियस जो हेड है स्पर्म का, उसके हेड पर हमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स। क्या कंटेन करेगा, एंजाइम्स फॉर दी fertilization of the ovum। ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम के अंदर क्या मिलेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे ताकि वो एग को इजीली क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके। देन ये हुई हमारे पास क्या, जो स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर। तो जो स्पर्म है, इस स्पर्म के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। और हेड पार्ट के अंदर क्या मिलेगा हमें, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, क्योंकि हेड पार्ट में ही क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। फिर जो हेड पार्ट है उसके ऊपर हमें क्या मिल रही है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन्स many enzymes for the penetrate or for the fertilization of the ovum। Done। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर, जो स्पर्म है इसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगी। ट्राई करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाने का। चलो बच्चों, स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाने का ना ट्राई करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है।
ये आ गया हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर, स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हमारे पास ये जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो स्पर्म है उसका जो हेड है वो किससे कवर होएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, एक्रोसोम। ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। एंड दिस इज टेल and this part is called mitochondria. This is called mitochondria। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पार्ट हमें मिल रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक पार्ट, this is middle piece and this is called tail। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर आ गई बच्चों, ये आ गई हमारे पास स्पर्म स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर आ गई हमारे पास, स्पर्म स्ट्रक्चर आ गई। तो जो स्पर्म का जो हेड है उसके पास हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा। और इसका जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर हो जाएगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, एक्रोसोम। देन मिडल नेक आ गया और मिडल पीस में हमें क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट वाला पार्ट हमें क्या मिल जाएगा, इसका टेल पार्ट मिल जाएगा। लास्ट पार्ट क्या मिल जाएगा हमें, इसका टेल पार्ट। लास्ट पार्ट हमें क्या मिल जाएगा, इसका टेल पार्ट मिल जाएगा। डन, ये हुआ हमारे पास किसकी, स्पर्म की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारे पास, ये किसकी स्ट्रक्चर आ गई, स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड सीमन कंपोजिशन। तो हम अब देखते हैं कि सीमन कंपोजिशन कैसी होती है। नेक्स्ट है सीमन कंपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट इज सीमन कंपोजिशन। सीमन कंपोजिशन में देखते हैं क्या मिलेगा।
सीमन की कंपोजिशन हम देखें तो सीमन अपने आप में मान के चलें तो क्या होगा 100%। इसके अंदर हम परसेंटेज देखते जाएंगे। सीमन के अंदर क्या मिलता है, एक तो मिलता है क्या स्पर्म का कंट्रीब्यूशन, फिर मिलेगा क्या सेमिनल वेसिकल का कंपोजिशन, देन हमें मिलेगा प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन। तो देखते हैं कि सीमन की कंपोजिशन में जो स्पर्म है वो ओनली कितना पार्टिसिपेट करेगा 10%। सीमन के अंदर केवल 10% क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है। तो कितना रह गया 90% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, जिसमें से 60% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आ जाएगा, अकेला सेमिनल वेसिकल का। और हमें पता है सेमिनल वेसिकल क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। किसकी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, फ्रक्टोज की फॉर्म में। तो जो फ्रक्टोज है एनर्जी का सोर्स, वो 60% का कंट्रीब्यूशन कौन देता है, सेमिनल वेसिकल देती है। अब बचा हमारे पास कितना रह गया रिमेनिंग, कितना रह गया 60 आ गया और 10 आ गया, 60 और 70 लास्ट 60 और 10 70% हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया अपने पास 40%। तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, बोथ प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कंट्रीब्यूट कर रही है कितना 40%। तो इस 40% में देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, प्रोवाइड आयंस, और क्या प्रोवाइड करवाएंगे ये दोनों मिलकर, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, देन और क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एंड स्मेल भी इसके कारण ही आएगी सीमन की, और कलर यानी कि जो वाइट कलर है, यानी कि जो कलरलेस और जो स्मेल है वो भी किसके कारण आएगी, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के कारण। तो सीमन की कंपोजिशन में 10% स्पर्म का कंट्रीब्यूशन है, 60% सेमिनल वेसिकल का, और 40% किसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा हमें, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। डन। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया किसके अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई थी, स्पर्म की स्ट्रक्चर, क्या आ गई थी, स्पर्म की स्ट्रक्चर, और लास्ट हमारे पास क्या आया था, सीमन कंपोजिशन। क्या आया था, सीमन कंपोजिशन। इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, टेस्टिस, असेसरी ग्लैंड, असेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फिर आया हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा क्या, स्पर्म फॉर्मेशन और हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन कैसे कंट्रोल होते हैं। देन हमारे पास आया स्पर्म की क्या, स्ट्रक्चर,
जिसके बारे में हमने स्पर्म की डायग्राम के थ्रू इसको समझा। फिर आया हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या, सीमन की कंपोजिशन, यानी कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पढ़ा था, असेसरी ग्लैंड थी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। असेसरी डक्ट में हमने पढ़ा था रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, और देन उसके बाद वो यूरिनरी सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर क्या बनाया, एजेक्यूलेटरी डक्ट। एजेक्यूलेटरी डक्ट के बाद किस में ओपन हुए थे, यूरिथ्रा में। एक्सटर्नल जेनाइटल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा पेनिस के बारे में। आ जाओ अब इधर स्पर्मेटोजेनेसिस में, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, देन जो हार्मोन था उसका कंट्रोल हो गया, GnRH, और अपनों ने पिट्यूटरी पढ़ लिया। फिर पढ़ ली क्या, स्पर्म की स्ट्रक्चर, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, और लास्ट में पढ़ लिया हमने क्या, सीमन का कंपोजिशन। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब प्रॉपरली क्या हो गया, रेडी। हमने अच्छे से इसका सारा जो कंटेंट था एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्या कर ली, कंप्लीट। आई होप सो कि आप सभी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी जो ये पूरा चार्ट हमने बनाया है इसकी एक एक डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।